अगर कभी पहाड़ों में तुम्हें बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई दे तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे तुम्हें बुला रहे हों। और सबसे खतरनाक बात यह है, जो बच्चे तुम्हें वहाँ खेलते हुए दिखते हैं वो असल में होते ही नहीं। हिमाचल के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह छिपी हुई है जिसे सरकारी नक्शों से भी मिटा दिया गया है। लोग उसे राख वाली बस्ती कहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि पहाड़ों की वो खामोशी जो तुम्हें सुकून देती है, वो सच में सुकून है भी या किसी की घुटती हुई चीख? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रात की कहानियां में। मैं हूं आपका होस्ट नवीन। कहते हैं इस जगह की मिट्टी आज भी गर्म रहती है और यहाँ के पेड़ों के पत्ते कभी हरे नहीं होते, क्योंकि उनकी जड़ों ने बरसों पहले मासूम बच्चों का खून और राख पी रखी है। वहां एक पुरानी अबैंडन्ड रेलवे कॉलोनी है, जहां सूरज ढलने के बाद अक्सर बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन असली डर आवाज में नहीं है। डर इस बात में है कि वहां कोई बच्चा रहता ही नहीं। वो सिर्फ इंतजार करते हैं अपने अगले खिलाड़ी का, और उनका खेल हमेशा मौत पर खत्म होता है। आज की कहानी इसी कॉलोनी के उस आखिरी शिकार की है, जिसका नाम था सत्यम। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के पास एक पुरानी जगह का जिक्र आज भी लोकल लोग धीमी आवाज में करते हैं। कहते हैं कि वो एक छोड़ी हुई रेलवे कॉलोनी थी जो कभी नक्शों में हुआ करती थी, लेकिन अब उसे आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। कुछ पुराने लोग मानते हैं कि उस जगह को जानबूझकर बंद किया गया था, क्योंकि वहां जो हुआ वो कभी सामने नहीं आना चाहिए था। ये कहानी मुझे एक QR कोड स्कैन करने पर मिली। वो कोड मुझे एक चाय की दुकान पर मिला था, जो कि उसकी पेमेंट के लिए लगा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे स्कैन किया, एक ऑडियो फाइल अपने आप ओपन हो गई। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सन्नाटा। फिर अचानक बच्चों के खेलने की आवाजें, और बीच बीच में ऑडियो ग्लिच होने लगा, जैसे कुछ हिस्से गायब हों और एक डिस्टॉर्टेड आवाज आई, अब तुम भी जुड़े हो। उसके बाद ऑडियो अपने आप बंद हो गया, बिना किसी एंडिंग के। जहां तक मैं सुन पाया वो यही कहानी थी। सत्यम अपने माता पिता के साथ हाल ही में एक हिल स्टेशन में शिफ्ट हुआ था। नई जगह, नया स्कूल और कोई दोस्त नहीं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की इन खामोश वादियों में सत्यम का मन नहीं लग रहा था। वो स्वभाव से थोड़ा इंट्रोवर्ट था और उसे बचपन से ही अपनी एक अलग दुनिया बसाने यानी इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाने की आदत थी। उसे इंसानों से ज्यादा उन परछाइयों पर यकीन था जो उसकी कल्पनाओं में रहती थी। स्कूल में भी वो किसी से बात नहीं करता था, बस खिड़की के बाहर उन ऊंचे पहाड़ों को निहारता रहता जहां बादल आकर रुक जाते थे। उसके माता पिता अक्सर परेशान रहते थे कि सत्यम असल दुनिया के बच्चों के साथ घुलता मिलता क्यों नहीं है। लेकिन कई बार उसे ऐसा लगता था जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। पहाड़ों की ये खामोशी सत्यम को डराती नहीं थी, बल्कि उसे अपनी ओर खींचती थी। धीरे धीरे उसने घर के आसपास अकेले घूमना शुरू किया। घर के पीछे के ढलानों पर, जहां चीड़ के पेड़ों की सुइयां जमीन पर बिछी रहती थी। उन सुइयों पर चलते समय उसे अक्सर अपने कदमों के अलावा किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देती थी। एक दोपहर जब सूरज की रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर फीकी पड़ रही थी और हवा ठंडी होने लगी थी, सत्यम चलते चलते बहुत दूर निकल गया। और तभी उसे मिली वो जगह, पहाड़ों के बीच एक अबैंडन्ड रेलवे कॉलोनी। ये जगह किसी भयानक सपने जैसी लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि सत्यम को अपनी ही सांसें भारी लग रही थी। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे ये जगह अभी भी जिंदा हो।
वहां जंग लगे क्वार्टर्स थे, जिनकी दीवारें अब गिर रही थीं और खिड़कियों के टूटे हुए शीशे किसी अंधेरी आंखों की तरह उसे घूर रहे थे। उस कॉलोनी के बीचों बीच एक टूटा प्लेग्राउंड था। वहां के झूलों पर जंग लग चुका था और हवा चलने पर वो चर चर की डरावनी आवाज कर रहे थे, और कुछ झूले हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहे थे। चारों तरफ सूखे पाइन ट्रीज खड़े थे, जिनके सूखे पत्ते पैरों के नीचे आने पर हड्डियों के टूटने जैसी आवाज करते थे। कॉलोनी के उस वीरान माहौल को देखकर कोई भी आम इंसान डर के मारे भाग जाता, लेकिन सत्यम को वहां एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे ये जगह उसे पहचानती हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने वीरान और डरावने माहौल में भी सन्नाटा नहीं था। उस सन्नाटे के पीछे कोई छिपी हुई हलचल थी। अचानक सत्यम को खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। वो हंसी सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ टूटा हुआ, कुछ अस्वाभाविक था। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी। उन बच्चों के चेहरे धूल से भरे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उनकी परछाइयां जमीन पर दिखी नहीं रही थी। सत्यम को यह समझ ही नहीं आया कि वो आखिर हैं कौन, और वो खुद भी तो बस एक छोटा सा बच्चा था। जैसे ही उन्होंने सत्यम को देखा, वो सब रुक गए, एक साथ, बिल्कुल एक ही समय पर। एक छोटे लड़के ने हाथ हिलाकर सत्यम को बुलाया और वो अनजाने में ही बिना किसी डर के उनके पास चला गया और उनके साथ खेलने लगा, जैसे उसकी अपनी इच्छा अब उसकी नहीं रही हो। उसे लग रहा था कि उसे आखिर में वो दोस्त मिल ही गए जिनका वो इंतजार कर रहा था। पर वो इस बात से अनजान था कि उन बच्चों के पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। सत्यम रोज उस पुरानी रेलवे कॉलोनी में जाता, लेकिन उस रास्ते के मुहाने पर एक बूढ़ी मौजूदगी हमेशा उसका पीछा करती थी। वहीं पास में एक पुराना चाय वाला बूढ़ा बैठता था। उसकी दुकान लकड़ी के चंद फट्टों से बनी थी, जो बरसों पुराने और काले पड़ चुके थे। वो बूढ़ा कभी किसी राहगीर से बात नहीं करता था, बस अपनी मध्यम जलती भट्टी और चाय की केतली के धुएं में खोया रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने उन पहाड़ों में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। कई बार जब सत्यम वहां से गुजरता, उसे लगता कि बूढ़ा उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसके आर पार किसी और चीज को देख रहा है। एक दिन जब शाम की धुंध पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रही थी और सूरज की आखिरी किरणें जमीन को छोड़ रही थीं, सत्यम उस चाय वाले के करीब से गुजरा। अचानक उस बूढ़े ने अपनी सूखी और कांपती हुई आवाज में सत्यम को टोका। उसने सत्यम से कहा, शाम होने के बाद वहां मत जाया कर। उसकी आवाज में एक ऐसी चेतावनी थी जिसने सत्यम के बढ़ते कदमों को रोक दिया। सत्यम ने मासूमियत और हैरानी से पूछा, क्यों? तो वो बूढ़ा कुछ नहीं बोला। वो बस एक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और चुप हो गया। उसकी वो चुप्पी उस वीरान कॉलोनी के सन्नाटे से भी ज्यादा भारी थी। ऐसा लगता था जैसे उस मुस्कुराहट के पीछे कोई बहुत गहरा और डरावना राज छिपा है। सत्यम को महसूस हुआ कि उस बूढ़े की खामोशी उसे वापस लौटने का इशारा कर रही थी, पर सत्यम का मन उन नए दोस्तों में लगा था। जैसे ही सत्यम वहां से आगे बढ़ा, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन सत्यम फिर से उसी टूटे हुए प्लेग्राउंड में पहुंचा। खेल अब और भी अजीब होता जा रहा था। अब खेल के दौरान कभी कभी कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता और फिर कुछ सेकंड बाद उसके ठीक पीछे खड़ा मिल जाता। एक दिन खेलते खेलते उनमें से एक बच्चा, जो बहुत ही शांत और गंभीर रहता था, सत्यम के करीब आया। उसने अपनी मुट्ठी धीरे से खोली और सत्यम को एक टूटा हुआ खिलौना दिया। वो लकड़ी का बना एक छोटा सिपाही था, लेकिन वो अजीब था।
थोड़ा जला हुआ। उसकी सतह पर काली राख जमी थी और उसकी बनावट ऐसी थी जैसे उसे किसी भीषण आग से निकाल कर लाया गया हो। उस खिलौने से हल्की हल्की जली हुई गंध आ रही थी, जैसे वो अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रहा हो। उस बच्चे की आंखें एकदम ठंडी और बेजान थीं। उसने अपनी फटी हुई और धीमी आवाज में कहा, "ये मेरा है, तुम रख लो।" जब उसने ये कहा तो बाकी सभी बच्चे एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। बिना पलक झपकाए सत्यम ने जैसे ही उस खिलौने को अपने हाथ में लिया, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो जला हुआ सिपाही छूने में बहुत ठंडा था, जैसे उसे बर्फ में रखा गया हो। उस पल, एक सेकंड के लिए सत्यम को लगा कि उस खिलौने की आंखें हिल रही हैं। उस दिन के बाद सत्यम उस खिलौने को हमेशा अपने साथ रखने लगा। वो उसे स्कूल ले जाता, उसे खाना खाते वक्त मेज पर रखता और रात को अपने बिस्तर के पास। कई बार उसके दोस्त उससे पूछते कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि उस जले हुए खिलौने के साथ उस वीरान कॉलोनी की कोई काली रूह उसके घर की दहलीज लांघ चुकी है। अब जब भी वो सोता, उसे महसूस होता कि वो खिलौना अपनी जगह बदल रहा है, पर वो इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता। एक रात उसने अपनी आंखें आधी खोलकर देखा तो वो खिलौना उसके तकिए के बिल्कुल पास रखा था। उसे क्या पता था कि उस बच्चे ने उसे खिलौना नहीं बल्कि अपनी मौत का एक हिस्सा सौंपा था। सत्यम के घर के बिल्कुल पास ही एक पुराना बंगला था जहां एक म्यूजिक टीचर रहती थी, रिया मैम। रिया मैम पहाड़ों के इस शांत वातावरण में अकेले रहती थीं और संगीत ही उनकी पूरी पूरी थियां थी। वो अक्सर रात के गहरे सन्नाटे में अपना पुराना पियानो बजाया करती थीं। उनकी धुनों में एक सुकून होता था, लेकिन जब से सत्यम उस वीरान कॉलोनी से वो जला हुआ खिलौना घर लाया था, रिया मैम के घर की आबो हवा बदलने लगी थी। कई बार उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बजाई हुई धुन उनके रुकने के बाद भी खुद ब खुद जारी रहती है। रात में जब पूरी वादी सो जाती थी, तब रिया मैम को महसूस होता कि उनके बंगले में कोई और भी मौजूद है। कुछ दिनों से उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगी थीं। रात को पियानो अपने आप बजने लगता, जैसे कोई छोटी उंगलियां बेतरतीब तरीके से चाबियों को दबा रही हों। कभी कभी वही धुन उल्टी दिशा में बजने लगती, जैसे कोई उसे पीछे घुमा रहा हो। वो घबराकर हॉल में पहुंचती तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन कमरे में छोटे छोटे पैरों के निशान दिखते, जैसे किसी बच्चे ने राख में पैर रखकर पूरे फर्श पर दौड़ लगाई हो। और उन निशानों के साथ एक हल्की सी जली हुई गंध भी हवा में तैरती रहती। डर के मारे रिया मैम की रातों की नींद उड़ गई थी। एक दिन उन्होंने घबराहट में सत्यम की मम्मी से कहा, "मुझे लगता है मेरे घर में कोई बच्चा है।" रिया मैम की आंखों में वो खौफ साफ दिख रहा था, जो किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। उस दिन बात करते वक्त उनकी नजर बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। और फिर एक डरावनी दोपहर को, जब वो आईने के सामने खड़ी थीं, उन्होंने मिरर में देखा, उनके ठीक पीछे एक बच्चा खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आईने में दिख रहा वो बच्चा धीरे धीरे उनके और करीब आ रहा था। उसका हुलिया देखकर रिया मैम का दिल बैठने लगा। उस बच्चे का आधा चेहरा जला हुआ था, मांस लटका हुआ था और उसकी एक आंख नहीं थी। वो बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा था, वो बस धीरे से मुस्कुरा रहा था। उसकी बची हुई आंख सीधे रिया मैम की आंखों में देख रही थी, बिना पलक झपकाए। रिया मैम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिवाय जली हुई लकड़ी की उस तीखी गंध के, जो अब उनके पूरे घर में फैल चुकी थी। और उस दिन के बाद वो गंध कभी पूरी तरह गई ही नहीं। एक रात रिया मैम शहर से अपनी कार से लौट रही थी। पहाड़ी रास्ता था और चारों तरफ घना अंधेरा। तभी अचानक सड़क पर इतना घना फॉग छा गया कि हेडलाइट की रोशनी भी बेकार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोहरा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि कार के अंदर भी भरता जा रहा हो।
कोहरा इतना मोटा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और तभी कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। साथ ही कार के अंदर का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया और वही पियानो की धुन बजने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि रिया मैम को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर उन्होंने देखा कि कोहरे को चीरते हुए एक बच्चा अचानक गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो वही बच्चा था जिसे उन्होंने आईने में देखा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और एक आंख गायब। वो बच्चा हिल नहीं रहा था, बस स्थिर खड़ा होकर कार के अंदर झांक रहा था। उसकी सांसें कांच पर धुंध छोड़ रही थीं, जैसे वो बहुत पास खड़ा हो। रिया मैम की चीख उनके गले में ही फंस गई। उनकी रूह कांप गई जब उस बच्चे ने अपनी फटी हुई आवाज में धीरे से कहा, मुझे रास्ता बता दो। और जैसे ही उसने ये कहा, कार का दरवाजा अपने आप अनलॉक हो गया। रिया मैम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने किसी तरह चाबी घुमाई और समहाउ कार चालू हुई और वो बिना पीछे देखे पागलों की तरह कार भगाते हुए आगे बढ़ गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने रियर व्यू मिरर में एक झलक देखी। वो बच्चा पीछे नहीं बल्कि कार की बैक सीट पर बैठा था। उन्हें लग रहा था कि वो बच गई हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थीं कि वो बच्चा अभी भी उनके साथ ही था। रिया मैम अपनी जान बचाकर भाग रही थीं। उनकी सांसें तेज थीं और हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उन्हें लगा कि वो उस डरावने बच्चे को सड़क पर ही छोड़ आई हैं। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने अनजाने में रियर मिरर में देखा, उनका खून जम गया। वो बच्चा कार की पीछे वाली सीट पर बैठा था। उसका चेहरा रिया मैम के बिल्कुल पास था और वो धीरे धीरे अपनी वो डरावनी मुस्कुराहट बिखेर रहा था। उस पल कार के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें भी धुंध में बदलने लगीं। रिया मैम ने देखा कि धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी जली हुई खाल से राख झड़ रही थी और उसकी वो एक सूनी आंख रिया मैम की रूह को जैसे चीर रही थी। रिया मैम खौफ के मारे अपनी सुध-बुध खो बैठी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा सिर्फ उन्हें देख नहीं रहा, बल्कि उनके हर डर को पढ़ रहा हो। उनका ध्यान सड़क से हट गया और डर के मारे कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कार पहाड़ी से नीचे जा गिरी और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा छा गया। टक्कर के बाद कुछ सेकंड तक सिर्फ एक हल्की सी हंसी गूंजती रही और फिर सब कुछ खामोश हो गया। होश आने के बाद रिया मैम अस्पताल में थीं, लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो बार बार पागलों की तरह एक ही बात कहती, वो यहीं है, वो अभी भी मेरे साथ है। कई बार वो अचानक चुप हो जाती और कमरे के किसी कोने में घूरने लगती, जैसे कोई वहां खड़ा हो। डॉक्टर्स और पुलिस को लगा कि ये एक्सीडेंट का सदमा है, इसलिए कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। वो दीवारों को घूरती और हवा में किसी को देखकर चीखने लगती। कभी कभी उनके बिस्तर के पास रखी चीजें अपने आप हल्की हल्की हिलने लगती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। अस्पताल का वो कमरा उनके खौफ से भर चुका था। रात के समय नर्सों ने कई बार सुना कि उनके कमरे से बच्चों की धीमी धीमी हंसी आती है जबकि वहां कोई बच्चा नहीं होता था। लेकिन एक अजीब बात गौर की गई। जब भी सत्यम उनके पास होता, वो अचानक शांत हो जाती, जैसे सत्यम के पास होने से वो साया भी थम जाता हो। उस वक्त उनके चेहरे का डर कुछ पल के लिए गायब हो जाता, जैसे किसी ने उस साये को पीछे खींच लिया हो। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो ब्रोकन टॉय जो सत्यम अपने साथ लाया था, उसे रिया मैम के पास रखते ही उन्हें थोड़ी राहत मिलती। जैसे ही वो खिलौना उनके पास रखा जाता, कमरे की ठंडी हवा थोड़ी हल्की पड़ जाती। ऐसा लगता था जैसे उस जले हुए खिलौने और उस बच्चे के बीच कोई गहरा नाता है, और जब तक वो खिलौना पास रहता, वो बच्चा रिया मैम को चोट पहुंचाना बंद कर देता। लेकिन कभी कभी
वो खिलौना अपने आप अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाता, जैसे वो खुद किसी और बनना चाहता हो। लेकिन सत्यम की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। वो बस खामोशी से रिया मैम को देखता रहता, जैसे वो जानती हों कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और एक बार रिया मैम ने उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सत्यम मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि वही बच्चा उसकी आंखों के पीछे से उन्हें देख रहा था। सत्यम के माता पिता अब उसकी हरकतों से बुरी तरह डर चुके थे। रिया मैम की हालत और सत्यम का उस खिलौने से लगाव उन्हें बेचैन कर रहा था। सच जानने के लिए सत्यम के पेरेंट्स उसे लेकर उस जगह जाते हैं जहां सत्यम रोज खेलने का दावा करता था। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। सामने ना कोई बच्चे थे, ना कोई चाय वाला, और ना ही कोई खेल का मैदान। जैसे ही उन्होंने उस जगह पर कदम रखा, एक ठंडी हवा उनके चारों तरफ घूम गई, जैसे कोई उन्हें वहां आने से रोक रहा हो। वहां थी तो सिर्फ एक टूटी हुई कॉलोनी और एक भारी खामोशी। बरसों पुरानी राख और टूटे हुए खंडरों के बीच हवाएं ऐसे गूंज रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। उस खामोशी में उन्हें कभी कभी हल्की हल्की हंसी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो गांव के एक बुजुर्ग ने अपनी कांपती आवाज में एक पुराना सच उगल दिया। लोग कहते हैं वहां सालों पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। रेलवे क्वार्टर में आग लग गई थी और एक बच्चा जलकर मर गया था। वो बच्चा मरते दम तक अपने पसंदीदा खिलौने को ढूंढ रहा था। ये कहते वक्त उस बुजुर्ग की आंखें बार बार सत्यम के बैग की तरफ जा रही थीं, जैसे वो जानता हो कि वो खिलौना यहीं कहीं है। सत्यम के पिता का हाथ कांप गया, क्योंकि उनके बैग में वही जला हुआ खिलौना रखा था। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे बैग के अंदर कुछ हल्का सा हिला हो। घर लौटने के बाद माहौल और भी खौफनाक हो गया। धीरे धीरे सत्यम पूरी तरह बदलने लगता है। उसने बोलना छोड़ दिया था। वो बस अकेले में किसी अदृश्य साए से बात करता और पूरी पूरी रात जागकर खिड़की के बाहर घूरता रहता। कई बार उसकी खिड़की के बाहर किसी छोटे कद की परछाई खड़ी दिखाई देती, जो अचानक गायब हो जाती। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी काली गहराई ने ले ली थी। वो अब वो सत्यम नहीं रहा था जो पहाड़ आया था। उसकी मुस्कान भी बदल गई थी। अब उसमें बचपन नहीं, कुछ और था, कुछ डरावना। एक रात उसकी मां ने कुछ अजीब महसूस किया। सत्यम के कमरे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो आवाज सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, जैसे दो लोग एक साथ चल रहे हों। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और उसे मिरर में देखा, मां के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सत्यम आईने के सामने खड़ा था और उसका अक्स वो सत्यम नहीं था। आईने में खड़ा वो अक्स धीरे धीरे अपना सिर झुका रहा था, जैसे वो खुद अपनी शक्ल को पहचान रहा हो। उसके चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो, और उसकी एक आंख गायब थी। वहां सिर्फ एक खोखला जलता हुआ गड्ढा था। उस गड्ढे से जैसे हल्की हल्की धुआं निकल रहा था। सत्यम ने मुड़कर अपनी मां की तरफ देखा और वही डरावनी मुस्कुराहट दी जो रिया मैम ने देखी थी। उस पल उसकी आवाज दो लोगों जैसी लगी, जैसे कोई और भी उसके अंदर बोल रहा हो। लोग कहते हैं ये सब उसके दिमाग का वहम था, लेकिन आज भी उस कॉलोनी में दो बच्चों को खेलते हुए देखा जाता है, और कहते हैं रात के सन्नाटे में वहां से हंसी की आवाजें आज भी आती हैं। एक वो बच्चा जो सालों पहले जलकर मर गया था, और एक वो
जो उस बच्चे का खिलौना अपने पास रखकर खुद उस रूह का हिस्सा बन गया। अब वो दोनों मिलकर उस वीरान कॉलोनी में अपना खेल जारी रखे हुए हैं। लेकिन अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो एक बात ध्यान से सुनो। जो कुछ सत्यम के साथ हुआ वो सिर्फ उस कॉलोनी तक सीमित नहीं था। कहते हैं जिस किसी ने भी उस जले हुए खिलौने को देखा या उस खेल के बारे में सुना, वो इस कहानी का हिस्सा बन गया। हो सकता है तुम्हें यह सब सिर्फ एक कहानी लगे, लेकिन कई बार कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो किसी वजह से तुम्हें तक पहुंचती हैं। और सच बताऊं, ये कहानी मेरे पास भी ऐसे ही नहीं आई थी। मैंने भी बस एक चाय का बिल पे करने के लिए एक QR कोड स्कैन किया था। लेकिन अब सोचता हूं, वो कोड वहां था ही क्यों? और वो बूढ़ा जो चुपचाप मुझे देख रहा था, कहीं वो वही तो नहीं था जिसने कभी सत्यम को शाम के बाद वहां जाने से मना किया था? या फिर वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि किसी और को भी वहां तक भेज रहा था? अगर आज रात तुम्हें भी कहीं से बच्चों के खेलने की आवाज आए, या बिना वजह तुम्हारे कमरे की हवा ठंडी हो जाए, या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो उसे इग्नोर मत करना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब बस इमेजिनेशन है, तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार खेल शुरू हो चुका हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और कहानियां तुम्हें मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे बारे में हो। अब ध्यान से सुनो, हिलो मत, वो पास आ रहा है। अगर तुम यहां तक टिककर ये कहानी सुन गए हो, तो अब सच बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कभी बिना वजह किसी की प्रेजेंस महसूस हुई हो, या रात को अचानक से अजीब आवाजें सुनी हो, या लगा हो कि तुम अकेले नहीं हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कहानी पढ़ता हूं और हो सकता है तुम्हारी स्टोरी अगली वीडियो बन जाए। और हाँ, अगर तुम में दम है तो स्क्रीन पर जो अगली कहानी दिख रही है उसे पूरा सुनकर दिखाओ। लेकिन उससे पहले जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दो, क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो।